पिछले कई सालों से चल रहे तनाव के बीच भारत और चीन के विदेश मंत्रियों ने हाल ही में मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान दोनों ही नेताओं ने सीमा विवाद को जल्द से जल्द सुलझाने की बातचीत की। ये मुलाकात आखिर कितनी महत्वपूर्ण है और इस मुलाकात के बाद भारत और चीन के रिश्तों में कितना बदलाव देखने को मिल सकता है, ये सभी बातों पर आज बात करेंगे हमारे एक्सपर्ट संदीप त्रिपाठी जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, मेरा सबसे पहला सवाल यह है कि आखिर ये मुलाकात जो है वो किन मायनों में खास है? देखिए, चाइना के साथ जब भारत के विदेश मंत्री मिलते हैं जी, या जब कोई ऐसी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के में चाइनीज़ प्रेसिडेंट और भारतीय प्रधानमंत्री की ऐसा आशंका होती है, ऐसा मानते हैं कि दोनों लीडर आएंगे, तो ये एक चर्चा का विषय बन जाता है। बिल्कुल। मायने में आखिर ऐसा क्यों है कि अभी एक ही महीने के अंदर 2 बार मुलाकात होती है। ये दुनिया जानती है, ये दोनों देश जानते हैं कि ये दुनिया के सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश हैं और इकोनॉमिकली देखा जाए तो ये दोनों एक उभरती हुई ताकतें हैं। दोनों का साथ आना इन टर्म्स ऑफ कोऑपरेशन ये सिर्फ रीजनल डायनेमिक्स को ही नहीं बदलता जी, बल्कि ग्लोबल पॉलिटिक्स के जो इक्वेशंस हैं, जो कैलकुलेशंस हैं, वो भी प्रभावित होते हैं। बिल्कुल। इसलिए जब कन्फ्लिक्ट होता है तो इंडिया काउंटरिंग करने की कोशिश करता है। अलग अलग मंचों में भारत जब पहुंचता है तो भारत से पूछा जाता है कि आप हमारा इसलिए साथ दीजिए ताकि चाइना को काउंटर करने में हम साथ देंगे। स्पेशली मैं यूरोप की यदि बात करूं, अमेरिका की बात करूं, और भारत उसी समय जवाब दे देता है कि आपके दोस्ती के पहले भी हमारे चाइना के साथ मतभेद थे। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये नहीं है कि चाइना के साथ जो मतभेद हैं तो उसको लेकर के हम अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के साथ कोई समझौता करें। अब आते हैं कि ये दोनों मुलाकातें, एक मुलाकात होती है एससीओ की मीटिंग में जो अस्ताना पर हुई थी, अभी हाल ही में 4 जुलाई को हुई। मेरा यही सवाल था आपसे कि एक महीने में 2 मुलाकात होगी, क्या इनके पीछे वजह है? तो एक मुलाकात होती है, मैंने बताया कि एससीओ की मीटिंग में जी, जो 4 जुलाई को अस्ताना में हुई थी, और दूसरी मुलाकात आसियान की मीटिंग में होनी थी। फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग होती है आसियान की, उस पर होती है। बिल्कुल। और ये दोनों मुलाकातें इसलिए अहम हैं कि इन मुलाकातों के बाद विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी ने स्पष्ट कहा है कि इंडिया चाइना का जो बॉर्डर इशू है जी, जब तक ये सॉल्व नहीं होता है तब तक सारी बातें वो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती हैं। हमारे जो बायलैटरल रिलेशन में नॉर्मल तभी आएगी जब तक कि हम इस बॉर्डर इशू को नॉर्मल नहीं करते, इसको क्लिंच नहीं करते, इसको सॉल्व नहीं करते। दूसरी बात उन्होंने बोला कि इस पूरे बायलैटरल इशू पर चाइना और इंडिया की जब बात आती है तो इसमें थर्ड पार्टी का कोई रोल नहीं है। वी आर मच मोर एनफ, वी डू हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल टू रिजॉल्व दिस बॉर्डर इशू, नो थर्ड पार्टी सूट इन्वॉल्व। बिल्कुल। तो एक संदेश है, ये संदेश उन शक्तियों के लिए है जो कहीं ना कहीं बाइनरी पॉलिटिक्स और ब्लॉक रिडन पॉलिटिक्स करते हैं। उनको ये लगता है कि चाइना का थ्रेट दिखा करके इंडिया हमारे कैंप में शामिल होगा और हम जैसे चाहेंगे फिर वैसे बार्गेनिंग करेंगे। तो भारत ने इसको फिर से क्लियर किया, हालांकि पहले भी क्लियर किया। जब रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा था तो वहाँ पर जब एस जयशंकर हमारे जाते हैं फॉरेन मिनिस्टर, वहाँ पर ग्लोबसेक की मीटिंग में मैंने बताया था कि वहाँ पर जब गए तो स्लोवाकिया में तो उनसे यही सवाल पूछा गया। तो वहाँ पर भी उन्होंने बहुत ही क्लेरिफाई किया कि देखिए ऐसा है कि चाइना का इशू ऐसा इशू है कि ये हमारा बायलैटरल इशू है और इसके आधार पर हम अपनी पॉलिसीज़ को नहीं फ्रेम करेंगे कि चाइना हमारा दुश्मन है तो आप हमें बार्गेनिंग के टेबल पे ला करके। इसी से मैं जुड़ा ये स्टेटमेंट जोड़ना चाहूँगी कि एस जयशंकर जो है उन्होंने ये बात कही कि हम भारत और चीन के बीच वास्तविक मुद्दों के सुलझाने के लिए किसी अन्य देश को नहीं देख रहे हैं। हाँ, ये वही चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि अक्सर क्या देखा जाता है कि जब भारत का जो बॉर्डर इशू है, ये दुनिया जानती है कि चाइना एक एक्सपेंशनिस्ट पावर है, चाइना एक इमर्जिंग जो सुपर पावर के रूप में इमर्ज हो रहा है, तो और एक थ्रेट है भारतीय सीमा के लिए, इंडियन बॉर्डर के लिए। तो
उस कॉन्टेक्स्ट में जब इंडिया अपने कोई डिसीजन लेता है, कोई निर्णय लेता है, चाहे रशिया यूक्रेन वॉर के कॉन्टेक्स्ट में जो हमारे स्टैंड जो रहा है, या और किसी भी, या हमने G20 पर देखा कि ग्लोबल साउथ को लेकर के इंडिया जो मुखर तरीके से सामने आता है, तो यूरोसेंट्रिक ऑर्डर परेशान होता है उससे। उन सब मुद्दों को वो क्या करते हैं, वो चाइना का एक आप भय दिखाते हैं, थ्रेट दिखाते हैं। और भारत हमेशा इस बात को कहता है कि इसमें थर्ड पार्टी का रोल नहीं होना चाहिए, थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। ये हमारा बायलैटरल इशू है और हमारे अंदर पोटेंशियल है कि हम इसको रिजॉल्व करेंगे जी। तो एक ये मैसेज है। तीसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि दोनों मीटिंग में हम ये देख रहे हैं कि मई 2020 के बाद से लेकर के 2024 चल रहा है, 4 साल हो गए। इन पिछले 4 सालों में बहुत ज़्यादा हमारे डिफरेंसेस हुए और ये जो राइवलरी है वो और तेज़ी से बढ़ी है इन टर्म्स ऑफ द क्लासेस विद द मिलिट्री क्लासेस विद बोथ चाइनीज़ आर्मीज एंड इंडियन आर्मी। हमने इसको स्टार्टिंग में देखें तो ये स्टार्ट होता है मई 2020 से गलवान वैली से, और वहाँ के बाद फिर हमने देखा कि दिसंबर 2022 में भी यही इसी तरीके के क्लासेस होते हैं। तो ये क्लासेस कंटिन्यू चल रहे हैं और उसके 2 कारण हैं। एक तो इंडिया ने बहुत क्लियर किया कि देखिए कि यदि आप ये चाहते हो कि हमारे आपके साथ संबंध अच्छे हों तो आप बॉर्डर से मिलिट्री को आप बैक कीजिए अपने, और LAC को रिस्पेक्ट कीजिए। LAC का जो हम दोनों को जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हमें रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। इसके लिए डिसइंगेजमेंट प्रोसेस करना होगा। डिसइंगेजमेंट प्रोसेस मतलब ये कि आप अपनी सेना हटाइए, हम अपनी सेना हटाते हैं, लेकिन चाइना ये नहीं कर रहा है। चाइना कंटिन्यूअस मिलिट्री बिल्डअप करता आया है LAC के सहारे। जो हमारी जो सीमा है उसके सीमा पर चाइना का एक पॉलिसी रही है कि वो मिलिट्री बिल्डअप करता है। अब समस्या ये है कि ये जो 2020 हुआ, मई 2020 हुआ, या फिर क्यों अचानक हो गया, ये कैसे, ये बहुत बड़ा सवाल है। वो इसलिए हुआ क्योंकि इंडिया ने रिटेलिएशन किया चाइना के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लेकर के। चाइना में एक लॉ पास होता है कि वो बॉर्डर लॉ, मतलब बॉर्डर लॉ मतलब ये कि लॉ पास होता है कि आप पूरे इंडिया के जो बॉर्डर है चाइना का, यहाँ पर आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए और अपने जो मिलिट्री है वो डिप्लॉयमेंट कीजिए। तो बाकायदे चाइना की जो गवर्नमेंट है वो पूरी तरह से पॉलिसी लेवल पर उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हमें अपने बिल्डअप करने हैं। जब हिंदुस्तान को एहसास हुआ तो ये तो मिलिट्री के डिप्लॉयमेंट तो एक आपके स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव कह सकते हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट करना ये कहीं ना कहीं एक तरह से एक दूरगामी और भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है भारत के लिए कि यदि आप इंफ्रास्ट्रक्चर अपना बिल्ड कीजिए और तो ये हमारे इंक्रोचमेंट है, आप कह सकते हैं हमारी सीमा के साथ। तो भारत ने क्या किया कि कंटिन्यूअस पिछले यदि मैं कहूँ 2018 और 17-18 के बाद से हमने बहुत ही तेज़ी से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप किया है और इस पूरे प्रोजेक्ट को भारत ने नाम क्या दिया, वाइब्रेंट विलेजेस। वाइब्रेंट विलेजेस मीन्स जो भी सीमावर्ती गांव थे, जो हमारे बॉर्डर के जो वहाँ पर गांव हैं, वहाँ पर एक अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया डेवलप कर रहा है। तो ये इससे ये मैसेज गया चाइना को कि अभी तो मिलिट्री डिप्लॉयमेंट तो है ही है और हम ही को कॉपी इंडिया करने लगे। जो वो कर रहे थे हम उनको रिटेलिएट किए, रिस्पॉन्ड किए खुद अपने इंफ्रास्ट्रक्चर। ये बात चाइना को हजम नहीं हुई कि आखिर भारत अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो रोड को लेकर के हो, चाहे वो वहाँ पर एयरफोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि देखा जाए तो उसको लेकर के आप देखिए एयरबेस बनाने की बात हुई और पूरी तरीके से एक जो जहाँ पर हमारी सेना पहुँच नहीं पाती थी, जहाँ हमें फाइनल वॉर में जब कारगिल में हमने देखा कैसे फाइट में प्रॉब्लम हुई थी। तो इस तरीके को भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा जो बिल्डअप था ये चाइना को जो बर्दाश्त नहीं हुआ और फिर ये जो गलवान वैली जैसे प्रॉब्लम या क्राइसिस स्टार्ट हुई 2020 के बाद। अब कंटिन्यू, अब दूसरा सवाल ये उठता है कि आखिर चाइना क्यों बीच बीच में दोस्ती का हाथ दिखाता है। कोऑपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट, टॉक्स एंड टेंशंस, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में टॉक्स और टेंशंस एग्जिस्ट करते हैं। जनरली हम ऐसा एक लेमैन व्यू ये कहता है कि भैया आपसे दुश्मनी है तो हम आपसे बात क्यों करें, बट टॉक्स एंड टेंशन डू एग्जिस्ट इन इंटरनेशनल रिलेशंस। कैसे करता है कि चाइना इज द इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। आप देखिए
अभी भी 118.4 बिलियन डॉलर का हमारा ट्रेड किसके साथ? चाइना के साथ है, विच इज़ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। चाइना हैज़ इमर्ज एज द इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। ये क्या संकेत है? ये संकेत इस बात का है कि आर्थिक जो सवाल है, जो इकोनॉमिक सवाल, वो बहुत बड़े सवाल होते हैं, और इसी कारण है कि हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट वो चलता रहा है। और भारत ने कई बार स्पेशली मैं 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करूंगा। इस तरह के जब फोरम होते हैं ना, ये बहुत ही कन्फ्लिक्ट को डिफ्यूज़ करते हैं, और कन्फ्लिक्ट को डिफ्यूज़ करने में बड़ा मदद मिलती है। जब एससीओ भी एक ऐसा फोरम जहां हम दोनों लोग साथ में हैं, और आसियान में चाइना क्या है? एक डायलॉग पार्टनर है, ठीक है ना। तो हम वहाँ पर जाते हैं तो हम फ्रोजन कन्फ्लिक्ट को डिफ्यूज़ करने की कोशिश करते हैं, और फिर हम आर्थिक सवाल पर आ जाते हैं। और आर्थिक सवाल ये चाइना भी जानता है, ये भारत भी जानता है कि दोनों की खुशहाली, दोनों की जो दोनों का सपना है 2050 तक टॉप इकॉनमी बनने का, वो तभी संभव है जब दोनों के बीच में ये बॉर्डर डिस्प्यूट ये डिफ्यूज़ होगा, ये शांत होगा, ये हल होगा, रिजॉल्व होगा, और दोनों देश इकोनॉमिक स्फीयर पर, आर्थिक मुद्दों पर अपना इन्वेस्टमेंट और बढ़ाएंगे, बिल्डअप एरिया अच्छा तैयार करेंगे। और मुझे लगता है कि जिस तरीके का हमारा उसके साथ ट्रेड चल रहा है और आगे। सर, एक एस जयशंकर ने एक और बात कही कि चीन के साथ भारत के संबंध कभी भी से अच्छे नहीं थे। ये बात उन्होंने प्लेटफॉर्म पे कही। आखिर ऐसी क्या वजह हो सकती है कि उन्होंने बात ऐसी प्लेटफॉर्म पे बोली उन्होंने? देखिए, ये बहुत हिस्टोरिकल फैक्ट है। इसमें कोई इंडिया ने बहुत ही कैटेगोरिकली चीज़ों को रखता है, और बहुत बोल्ड तरीके से अपने मैसेज भी देता है कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमारे साथ चीन के संबंध अच्छे नहीं है। नहीं है तो नहीं है, दुनिया को दिखता है जी। तो ये एक मैसेज ये है कि बट एट व्हाट एक्सपेंस। क्वेश्चन ये है कि किस कीमत पर यदि हमारे संबंध अच्छे नहीं है, तो उसका जो रीजनल पॉलिटिक्स, जो रीजनल डायनेमिक्स है, जैसे इंडो पैसिफिक को हम मान लें, तो इंडो पैसिफिक पर भी कहीं ना कहीं जो क्वाड की यदि बात करें, तो क्योंकि क्वाड में भी जयशंकर यही बोले, हमारे विदेश मंत्री जी ने बोला कि पूरी तरीके से देखो चाइना के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं है, ये हम मान कर चलते हैं, बट इट डज नॉट मीन कि आप हमसे बार्गेनिंग करेंगे। ये जो क्वाड है, इसको हम टारगेटेड काउंट, इसलिए मैं कहता हूं कि इंडिया ने क्या किया है कि काउंटर स्टार्ट किया है, इंगेजमेंट प्रोसेस को साथ लेकर चलते हैं। हमारा इंगेजमेंट भी चाइना से है, हम इंगेज भी कर रहे हैं चाइना को, उसके साथ साथ काउंटरिंग प्रोसेस भी कर रहे हैं। लेकिन जब काउंटर करने की कोशिश करते हैं किसी रीजनल फोरम के थ्रू, तो वहाँ पर जो और उसके सदस्य होते हैं, उनको ये अलाउ नहीं करते हैं कि आप हमें बार्गेनिंग टेबल में बैठ करके चाइना की कीमत पर आप अपने कैंप में ले जाओगे और हमारे डिसीजन को प्रभावित करोगे। बिल्कुल। एक इसी जो मुलाकात है उससे जुड़ा एक सवाल है कि इस मुलाकात में पूर्वी लद्दाख में सैन्य जो गतिरोध है उस पर चर्चा हुई है, तो उसके क्या मायने हो सकते हैं? देखिए, जैसे मैं भी बताया कि पूरी तरीके से मिलिट्री स्टैंड अप, जो सैन्य गतिरोध अभी भी बना हुआ है, और दोनों देशों ने कहा कि हमें डिसएंगेजमेंट प्रोसेस को बहुत तेजी से स्टार्ट करना होगा। लेकिन ये सत्य है, ये फैक्ट है कि चाइना अभी उस डिसएंगेजमेंट प्रोसेस को लेकर कई बार मिलिट्री कमांडर लेवल कई बार बातें हो चुकी है, बट कोई बहुत बड़ा मेजर ब्रेक थ्रू नहीं हुआ है कि वहाँ पर कोई बहुत मेजर ब्रेक थ्रू हो। तो इसलिए जब इस तरह की मीटिंग होती है तो हमारा फोकस ये होता है कि सबसे पहले बातचीत के लिए माहौल तो तैयार करें। हम दोनों देशों के बीच में तनाव है, तो कैसे उस टेंशन में टॉक्स जो होगी वो एग्जिस्ट तो करती है, लेकिन उसका सब्सटेंशियल आउटकम नहीं आएगा। इसीलिए मुझे लगता है कि दोनों मीटिंग में हमारे जो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी ने इस बात की चर्चा की होगी कि पहले हम एक कॉन्क्रीट स्टेप ले, आप अपनी सेना को वापस थोड़ा सा पीछे कीजिए, हम अपनी वापस सेना को पीछे करें, और वहाँ पर एलएसी को पूरा रिस्पेक्ट करें, क्योंकि हमारा चाइना के साथ एक वो है एग्रीमेंट है कि हम एलएसी को रिस्पेक्ट करेंगे, और वो रिस्पेक्ट मतलब है कि एलएसी के पीछे जो मिलिटराइजेशन नहीं होगा, एलएसी का जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उसके मिलिटराइजेशन नहीं होगा, उसका सैन्यीकरण नहीं होगा। तो उसके लिए जब मिलिटराइजेशन नहीं होगा, उसके लिए सबसे पहले स्टेप तो यही है कि आप अपनी सेना को वहाँ से थोड़ा पीछे कीजिए। जबकि चाइना ने क्या किया, सेना को तो डिप्लॉयमेंट किया, इसके साथ साथ उसने इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप किया, और हमने उसको जवाब दिया। जब जवाब दिया तो फिर इस तरह के क्लासेस स्टार्ट हो गए। आपने सर इतनी अच्छी जानकारी दी भारत और चीन के रिलेशंस के बारे में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ऐसी और भी जानकारी के लिए और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें India.com।